हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी मनोविज्ञान के क्लास में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इमोशन। इमोशन जिसको हिंदी में हम संवेग या भावना भी कहते हैं। इमोशन एक ऐसा टर्म है जिसका अर्थ सामान्य लोग या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्रोध, भय, डर, खुशी इत्यादि शब्दों से जानते हैं। ये हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से या भावनाओं में से होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने हिसाब से परिभाषित करने का कोशिश किया है और समझाने का कोशिश किया है। तो पहले समझते हैं कि इमोशन शब्द आया कहाँ से, और तब देखेंगे कि इसकी अलग अलग परिभाषाएं क्या क्या हैं। इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमूवर से बना है, जिसका अर्थ होता है एक्साइट करना या उत्तेजित करना। तो अगर इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखें तो यह कहा जा सकता है कि संवेग उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। तो अब इसी अर्थ में इसकी परिभाषाओं को हम एक एक करके देखते हैं। बैरन के अनुसार संवेग का अर्थ है ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और उसमें खास खास व्यवहार होते हैं। आत्मनिष्ठ भाव से मतलब होता है कि ये सब्जेक्टिव है, सबके लिए ये अलग अलग है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें तो एक ही गुलाब का फूल अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग भावना उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये आत्मनिष्ठ भाव है, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव होता है तो वो उसी रूप में हर एक व्यक्ति के लिए प्रस्तुत होता है और उसका एक ही मतलब सबके लिए निकल के सामने आता है। परंतु सब्जेक्टिव जो चीज़ होता है उसका एक ही चीज़ का अलग अलग अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से होता है। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है उसका एक ही सही आंसर होगा, वो कहीं भी उसका कोई भी आंसर करे उसका एक ही सही आंसर होगा। लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो एक ही क्वेश्चन का आंसर हम लोग जितने लोग लिखेंगे अपने अपने तरह से लिखते हैं। इसलिए बैरन ने इमोशन को सब्जेक्टिव कहा है, क्योंकि ये अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो इनका विशेषता, इनका परिभाषा पे ध्यान दिया जाए तो ये कहते हैं ये आत्मनिष्ठ भाव है, मतलब सब्जेक्टिव है, शारीरिक उत्तेजना पैदा करती है, ये कुछ एक्साइटमेंट होता है जो फिजिकल होता है, और खास खास बिहेवियर होता है। ठीक है। इसी तरह से सैंट्रुक का भी एक परिभाषा है जो कि बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग के सामने इसको भी हम रख रहे हैं कि हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजन, चेतन अनुभूति तथा व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति शामिल होते हैं। दैहिक उत्तेजन, चेतन अनुभूति तथा व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। सैंट्रुक ने भी ये तीन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया है। आप जितनी भी परिभाषाओं को देखेंगे संवेग में तो उसमें आपको ये तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें दैहिक तत्व, फिजिकल कंपोनेंट, संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव कंपोनेंट और व्यवहारात्मक तत्व, बिहेवियरल कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो इन तीनों सब कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें जो मैंने पहली परिभाषा दी है वो ज़्यादा अच्छे से और विस्तार से है, जो कि इस तरह है कि there is a general agreement among scientists who study emotion, however, that they involve three major components: physiological changes within our bodies, shift in heart rate, blood pressure, and so on; subjective cognitive state, the personal experience we label as emotion; and expressive behavior, outwards sign of three internal reaction. ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है जैसे कि हार्ट रेट चेंज होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होना। सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट है, मतलब कि आत्मनिष्ठ संज्ञानात्मक जो पक्ष है वो है, और इसका बिहेवियर एक्सप्रेसिव बिहेवियर है जो कि हमारे व्यवहार में दिखता है। तो ये तीन कंपोनेंट को बना के दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व, तीनों को मिला के हम जो एक सम्मिलित रूप से एक जो कंपोनेंट ये होता है उसको हम इमोशन कहते हैं, भावना कहते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है, जैसे जिसको एग्जांपल मैंने पहले दिया, उसको देख के हमारे मन में क्या भावना आती है? अच्छी भावना आती है कि अच्छा फूल है।
तो उसको फिर हम लोग सूंघते हैं, वो हो गया दैहिक तत्व। आया हमारे उसको देख के जो अच्छा विचार आया मन में कि अच्छा है, वो हो गया संज्ञानात्मक तत्व। और फिर वो उसके लिए हम अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको छूना चाहते हैं या उसको देखते हैं या हाथ में लेते हैं, व्यवहारात्मक पक्ष हो गया। तो ये तीनों पक्षों को मिला के भावना बनता है। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, एपेटाइट, ये सब आता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट जैसे फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया। बिहेवियरल कंपोनेंट जैसे फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज आ गया, प्यूपिल में हो गया, मतलब आँख की पुतली में परिवर्तन, चेहरे में अलग अलग तरह के भावनाओं का परिवर्तन, ये सब बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाएगा। अब देखते हैं कि भावना कितने तरह का हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत तरह की भावनाएं होती हैं, ये जब सब्जेक्टिव है तो इसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कुछ खास खास कैटेगरी में मनोवैज्ञानिकों ने इसे बांटा है, जैसे खुशी, गुस्सा, डर, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, दुख, जेलसी इत्यादि अलग अलग तरह की भावनाएं होती है। ये एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस है, जिसको आप समझेंगे कि आखिर इमोशन कहते किसको हैं। अब एक इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इमोशन का होता है उसका फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन, मतलब संवेग का दैहिक संबद्धता क्या है। दैहिक संबद्धता मतलब कि इसके दैहिक आधार क्या है, किस तरह से चेंजेस आते हैं इमोशन के दौरान, संवेग के दौरान हमारे बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल किस तरह के परिवर्तन आते हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे, और इसको जब पूरी तरह से आप समझ जाइएगा तो आप संवेग को पूरी तरह से समझ लेंगे। पहले है एक्सटर्नल बॉडीली चेंज, बाह्य शारीरिक परिवर्तन, और इंटरनल बॉडीली चेंज, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। बाह्य शारीरिक परिवर्तन में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में परिवर्तन, मतलब हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति में परिवर्तन। चेंज इन बॉडी पोस्चर, हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन। और चेंज इन वोकल एक्सप्रेशन, आवाज़ में हमारे स्वर की अभिव्यक्ति में परिवर्तन। तो आनंद अभिव्यक्ति या चेहरे की अभिव्यक्ति में किस तरह के परिवर्तन आएंगे, आप बहुत सिंपल है, आप भी देखेंगे कि आश्चर्य में, खुशी में, डर में, गुस्से में अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन हमारा आता है। आपको हम अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाएं अगर, तो आप समझ जाएंगे कि ये खुशी का एक्सप्रेशन है, ये डर का एक्सप्रेशन है। आजकल हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में जो इमोजी आते हैं, अलग अलग इमोजी, वो अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन को दिखाता है और उसको हम यूज़ करते हैं। वही वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से ही कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होकर उसको बनाया गया है। तो हम लोग उसमें किस तरह से हंसने के लिए अलग इमोजी यूज़ करते हैं, गुस्से के लिए अलग करते हैं, बहुत उसमें तो अनेक प्रकार की इमोजीज है जिसको अलग अलग करते हैं। वही फेशियल एक्सप्रेशन है, तो जो कि अलग अलग संवेग के दौरान अलग अलग तरह का हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। चेंज इन बॉडी पोस्चर, हमारे शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन। आप अगर खास तरह से ध्यान दें या गहराई से, तो किसी के मुद्रा में या उसके हाव भाव को देख के समझ सकते हैं कि वो भी किस तरह के इमोशनल स्टेट में है। जैसे अगर कोई क्रोध में है तो बहुत उसका शरीर तन जाता है, अकड़ा हुआ दिखता है। कोई दुखी है तो झुका हुआ, उदास, अपने हाथ को ढीला छोड़ते हुए चलता है। तो इस तरह के कुछ कुछ खास अगर कोई कुछ सोच रहा है तो उसकी उंगलियां मूव करती रहेंगी, या अपने वो नाखून को कुछ दांत से कुरतते रहेगा। तो कुछ खास पोस्चर्स हैं जो चेंज होते हैं अलग अलग इमोशन के दौरान। और वोकल एक्सप्रेशन में परिवर्तन, ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर क्रोधित है वो चिल्लाने लगेगा, कोई अगर बहुत उदास है या शांत की अवस्था में तो आराम से धीरे से बात करेगा। प्रेम की अवस्था में अलग तरह का आवाज़ निकलता है, तो पढ़ाने की अवस्था में अलग तरह का आवाज़ निकलता है। बातचीत जब हम दोस्तों से करते हैं तो उस समय का हमारा स्वर अलग होता है। तो अलग अलग इमोशन में हमारे स्वर में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है वो इंटरनल बॉडीली चेंजेस है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संवेग के दौरान आंतरिक शरीर में या शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी चेंजेस, ठीक है, सांस की गति में परिवर्तन। इसमें है द मोस्ट अपार्ट
अपेरेंट एंड ऑब्वियस चेंज ड्यूरिंग इमोशन, ये इमोशन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है जो हमारे अंदर होता है। ड्यूरिंग इमोशन रेस्पिरेशन इंक्रीज, हमारी सांस की गति जनरली बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, डर जाते हैं। अब देखते हैं जब डर जाएंगे तो कोई जल्दी जल्दी उसका सांस चढ़ने लगता है। चिंता की अवस्था होती है तो हम धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो श्वसन गति में है उसमें भी बहुत परिवर्तन आते हैं, अलग अलग इमोशंस में अलग अलग तरह के। दूसरा है आँख की पुतलियों में परिवर्तन। आँख की पुतलियों पर बहुत दिन तक मनोवैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था, परंतु बाद में इस पर भी ध्यान दिया गया और देखा गया कि संवेग की अवस्था में आँख की पुतलियों में कुछ परिवर्तन आता है। खास करके दुख या विरक्ति के समय जब हम बहुत दुखी रहते हैं तो आँख की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, या फिर कभी कभी अचानक आश्चर्य होता है तो पुतलियाँ फैल जाती हैं। इस तरह से उसकी आँखों की पुतली में भी परिवर्तन होते हैं। थर्ड है चेंज इन ब्लड प्रेशर। ये तो बहुत ऑब्वियस है, हम कहते हैं कोई गुस्से में है तो जल्दी इसको पानी पिलाओ, इसका बीपी हाई हो गया है। तो कुछ कुछ खास इमोशंस है जिसमें कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि गुस्सा, डर इत्यादि में। बहुत ज़्यादा खुशी भी होता है तो इत्यादि में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन दुख में, शोक में, इसमें हमारा बीपी कम हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग इमोशंस के दौरान हमारे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्लैंडुलर रिस्पॉन्स। हमारे ग्रंथियों का जो सेक्रेशन है, स्राव है, उसमें परिवर्तन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है। जैसे ही हमारा शरीर ये भांपता है कि गुस्सा या कोई तरह का स्ट्रेस या कोई तरह का डर हमारे सामने है, तो शरीर में खास तरह का ग्रंथि हार्मोन का जो ग्रंथियाँ जो हैं वो हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहते हैं, या इसको हम एपाइनेफ्राइन और नॉन एपाइनेफ्राइन भी कहते हैं। ये इसका स्राव होने लगता है और ये खून में आके मिल जाती हैं। जब ये खून में मिलती हैं तब हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है, अधिक ऊर्जा हमें मिलने लगती है और हम ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम करने लगते हैं। जैसे कोई ज़्यादा गुस्से में है तो वो देखिएगा कि एक एक व्यक्ति 4-4 व्यक्ति पे भारी पड़ता है। उसका यही वजह है कि उसके खून के अंदर अभी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन नामक जो हार्मोन है वो मिले हुए हैं। जब वो गुस्से का, डर का या स्ट्रेस का वो स्टेट ख़त्म होता है तब व्यक्ति अचानक बहुत ही थका हुआ महसूस करता है। इसका ये वजह है कि अब वो जो हार्मोन्स है वो खून में अब नहीं है, अब शरीर विश्राम की अवस्था में है और फिर से वो ऊर्जा संचित कर रहा है अगली बार के लिए। इसी तरह से अलग अलग ग्रंथियों का बहुत योगदान होता है हमारे संवेग में। कहा जाता है कि मेलाटोनिन नाम का एक ये है हार्मोन है जिसको हम ड्रैकुला हार्मोन भी कहते हैं। वो उसका सेक्रेट होने से हमारा अंदर उदासी और डिप्रेशन की भावना ज़्यादा आती है। इसी तरह से इंडोर्फिन है जिसका सेक्रेशन अधिक होने से खुशी की अवस्था होती है। इसी तरह से अलग अलग ग्रंथियों का काम अलग अलग हार्मोन्स को लेके है जो सेक्रेट होती हैं हमारे खून में, हमारे बॉडी में, और उस समय अलग अलग इमोशंस का फीलिंग्स होता है। तो ग्रंथियों का जो काम है, ग्रंथीय स्राव का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इमोशंस के दौरान। नेक्स्ट जो है वो है न्यूरल रिएक्शन। न्यूरल रिएक्शन जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ये है कि कभी भी कोई इमोशन की अवस्था आती है तो हमारा ब्रेन और हमारे अलग अलग नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें खास तरह का नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उनका काम ज़्यादा होता है। अभी मैंने जो इसके पहले एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का बात किया, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से ही वो हार्मोन बॉडी में आता है। तो जैसे ही गुस्से का, फियर का, एंगर का, स्ट्रेस का, इस तरह के इमोशंस का जैसे ही ये हमसे इंटरैक्ट होते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर हमारे बॉडी में इन हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। जब ऊर्जा का
कमी होने लगता है या ऊर्जा का काम खत्म हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर ये अगली बार के लिए ऊर्जा को संचित करता है। और फिर से जब अगली बार हम गुस्से में, भय में और तनाव की अवस्था में होंगे तो फिर से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और अपना काम करना शुरू करेगा। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम्स का भी इसमें इमोशंस में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऑब्वियसली ब्रेन का तो हर समय हर एक चीज़ में, बॉडी के हर एक क्रिया में उसका योगदान होना ही होना है। नेक्स्ट जो है वो है गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, या इसको हिंदी में कहते हैं गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया में परिवर्तन। तो हमारी त्वचा में जो है एक विशेष प्रकार का विद्युत का चालकत्व होता है, मतलब कि हमारे त्वचा में एक तरह से इलेक्ट्रिकल कंडेंसेंस होते हैं। तो जैसे ही जो कि पसीना ग्रंथियों के पर निर्भर करता है कि पसीना निकलता है, उसी के द्वारा ये इसका चालकत्व चालू रहता है। तो इसको कैसे मापा जाएगा? इसको गैल्वानोमीटर से मापा जाएगा। गैल्वानोमीटर, जिसको हम शॉर्ट में GSR भी कहते हैं, उसके द्वारा मापा जाएगा। तो जैसे ही कोई इमोशन होता है तो हमारे बॉडी में जो पसीना आने लगता है उससे समझ में आएगा कि हमारा किस तरह का इमोशनल स्टेट है, और इसके द्वारा जो मेज़र किया जाएगा उससे पता चलेगा कि कैसा हमारा उस समय का इमोशन है। तो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी एक तरह का हमारा इमोशन का द्योतक है। नेक्स्ट जो है वो है चेंज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज, या इसको कहेंगे कि इमोशन के दौरान पाचन क्रिया में भी परिवर्तन होते हैं। आप लोग फील भी करते हैं कि अलग अलग इमोशंस में हमको हमारे पाचन क्रिया में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम आता है तो अधिकतर स्टूडेंट्स को बहुत या तो कम भूख लगने लगता है, कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है, किसी को लूज मोशन होने लगता है। तो ये सब का कारण वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही इसमें हाथ होता है, सबका कारण डाइजेशन ही है। अब इसको हम बहुत कैटेगराइज करके नहीं कह सकते हैं कि हाँ डर में किसी को या गुस्से में, तनाव में किसी को कम ही भूख लगेगा। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। पहले ही मैंने कहा है कि इमोशन सब्जेक्टिव होता है। किसी किसी व्यक्ति को देखिए जितना तनाव रहता है उतना ज़्यादा खाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति तनाव में एकदम ही नहीं खाएगा। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि अलग अलग इमोशन में डाइजेशन अलग अलग तरह के हो जाते हैं। और लास्ट है चेंज इन ब्रेन वेव्स। हमारे ब्रेन में भी जो वेव्स होते हैं, न्यूरल वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स, उसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अलग अलग इमोशन में अलग अलग के चेंजेस आते हैं। आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक इतना आप समझ लीजिए कि अल्फा और बीटा नाम का वेव्स होते हैं, जिसको हम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से मेज़र करते हैं। और ये अल्फा बीटा वेव इमोशन को दर्शाता है कि किस तरह का इमोशन अभी मनुष्य फील कर रहा है। अगर वो आराम की अवस्था में है, शांत है, तो अल्फा वेव्स का उत्सर्जन होगा। और अगर वो बहुत तनाव में है, बहुत चिंता में है, गुस्से में है, किसी मतलब इमोशन का इंटेंसिटी अगर हाई है तो उस समय बीटा वेव्स का उत्सर्जन होगा। और इसी वेव्स को मेज़र करके बताया जाता है कि अभी व्यक्ति के अंदर किस तरह का इमोशन है, बहुत इमोशन हाई है या वो भी शांत कूल अवस्था में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इमोशन क्या है और इमोशन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, और इमोशन के दौरान हमारे शरीर में बाहरी और आंतरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखने के बाद, समझने के बाद आपने इमोशन को अच्छे से समझ लिया होगा कि संवेग या इमोशन या भावना आखिर क्या होती है। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संवेग के अलग अलग सिद्धांत। तब तक आप इसे पढ़ें, समझें, और कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।